नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। बांधाटोला के जंगलों में हुई मुठभेड़, पुलिस नक्सली हुए आमने सामने। पकड़ा गया नक्सली बादल पर था 8 लाख का इनाम। बादल पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दर्ज हैं 17 अपराध, पुलिस अधीक्षक ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा 3 दिन का बंद, 21 से 23 तक रहेगी दुकानें बंद। संगठन ने बंद को लेकर दी कलेक्टर को जानकारी, व्यापारी स्वेच्छा से बंद करें दुकान। गृह मंत्रालय ने दुर्गा पूजा को लेकर की गाइडलाइन जारी, 6 फीट ऊंची प्रतिमा और 10 बाई 10 के पंडाल की होगी अनुमति। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। चल समारोह और गरबा की नहीं होगी अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के बीच मलाजखंड क्षेत्र के बांधाटोला समनापुर के जंगलों में हुई आमने सामने की मुठभेड़ एवं इनामी नक्सली बादल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पत्रकार वार्ता में मुठभेड़ की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पकड़े गए नक्सली बादल की गिरफ्तारी पर 8 लाख रुपए का इनाम था और वह विस्तार दलम 2 एवं खटिया मोचा एरिया कमेटी नक्सली संगठन के लिए सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, नक्सल विरोधी अभियान एवं पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस उप महानिरीक्षक अनुराग शर्मा के मार्गदर्शन में बालाघाट पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बिरसा हॉक फोर्स को मुखबिर द्वारा नक्सलियों के होने की सूचना लगी, जिस पर हॉक फोर्स एसओजी बिरसा मौके पर पहुंच गई, जहां उन्होंने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को सादे कपड़ों में देखा। जब उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किया गया तो वे भागने लगे और बांधाटोला तालाब में कूद गए। इससे पहले एक नक्सली ने अपने थैले से पिस्टल निकाली और पुलिस की ओर फायर कर दिया। दोनों तालाब में कूदने के बाद तैरते रहे एवं उन्हें पकड़ने के लिए हॉक फोर्स के 5 जवान भी पानी में कूद गए, जिनमें से एक नक्सली तैरते हुए भागने में कामयाब हो गया, लेकिन एक नक्सली को हॉक फोर्स के जवानों ने दबोच लिया। पकड़े गए नक्सली की पहचान बादल उर्फ कोसा, उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई, जो विस्तार दलम 2 एवं एरिया कमेटी के मेंबर के रूप में सक्रिय था। 2 लोग जिन्होंने एक व्यक्ति को तो पकड़ने में सफलता प्राप्त की, दूसरा जो नक्सली था वो काफ़ी तेजी से तैरता हुआ जो तालाब के दूसरे ओर पे जंगल की तरफ पहुंच के और वहां से निकलने में सफल हुआ। इस व्यक्ति को भी जब पकड़ा गया तो गहरा तालाब है वहाँ पे, जहाँ पे 7, 8, 10 फीट करीब पानी रहा होगा कि मतलब अपनी हाइट से ऊपर है। तो इस व्यक्ति के द्वारा भी, क्योंकि इसके पास पिस्टल भी थी, वो छीना झपटी में पिस्टल वहीं गहरे पानी में छूट गई और जिन जवानों ने पकड़ा काफ़ी उन्होंने संयम और बहादुरी का परिचय दिया कि उस पानी में भी और सामने पिस्टल होने पे भी उन्होंने उसको पकड़ के बाहर लाने पे पूछताछ करने, नाम बताना, तो क्लियर भी हुआ कि ये बादल नाम का जो विस्तार प्लाटून 2 के सदस्य हैं और इस क्षेत्र में कुछ राशन लेने आए थे और उनकी पार्टी भी आसपास होने की पूरी संभावना थी। उनको तत्काल वहाँ से निकालने की कार्रवाई जब शुरू की गई तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच जो पैदल पार करना था, जहाँ पर फोर्स के वाहन थे,
उस दौरान जो पूरी नक्सल दलम था उसके द्वारा पर्याप्त प्रयास किया गया कि फायरिंग करके किसी तरह से पार्टी को आघात पहुंचाया जाए और अपना साथी छुड़ाया जाए। उस दौरान वो 1.5-2 किलोमीटर फोर्स को क्रॉस करने में करीब 2 घंटे लगे। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि नक्सली बादल को पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ देख उसके साथ ही अन्य 20 से 25 नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। उनका उद्देश्य किसी भी तरह अपने साथी को बचाने का था। पुलिस नक्सलियों के बीच आमने सामने की यह मुठभेड़ लगभग 2 घंटे चली, जिसमें पुलिस पार्टी पर लगभग 80 से 90 राउंड फायर नक्सलियों ने किए। हॉक फोर्स ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग से इसका जवाब दिया और गिरफ्तार नक्सली बादल को वहां से सुरक्षित ले आई। गिरफ्तार नक्सली किया गया है बादल, उनसे भी पूछताछ चल रही है और कौन कौन उस टीम में है, कौन कौन वहाँ उपस्थित थे। कमांडर्स, बड़े लीडर्स का भी वहाँ उपस्थित होने का उसमें ऐसी जानकारी मिली है। उस फायरिंग के दौरान फोर्स ने भी आत्मरक्षा में और जवाबी फायर किया। साथ में सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास ये था कि चूँकि एक नक्सली जिंदा पकड़ा है तो उसको वहाँ से सुरक्षित उसको भी निकालना एक बड़ा टारगेट था, जो कि धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से और पूरी सावधानी से उसको निकालने में सफलता। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सली बादल को वहां से लाने के बाद मुठभेड़ स्थान पर 6 टीमें भेजकर वहां सर्चिंग की गई। नक्सली बादल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 लाख एवं छत्तीसगढ़ में 5 लाख, इस तरह कुल 8 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ के बाद मौके से वायरलेस सेट, कारतूस के खाली खोखे एवं खाद्य सामग्री के साथ ही नक्सली डंप, एक टॉर्च, एक वायर का बंडल, बैटरी, सुतली बम एवं रेडियो बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली बादल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का निवासी है एवं उस पर बालाघाट, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में घटित 17 नक्सली घटनाओं में मामला पंजीबद्ध है। वही भागने में कामयाब हुए उसके एक साथी की पहचान दुर्गेश के रूप में हुई है। पुलिस रिमांड में बादल से पूछताछ पर कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। का जो हमारा जवान जो आमने सामने से पहचाना और फिर जो गिरफ्तार नक्सली उससे पूछताछ हुई तो उसका नाम नक्सली रूपेश के रूप में उसकी पहचान हुई है और उसकी यहाँ पर लगातार उपस्थिति भी हम लोगों को पता चल रही थी अन्य गोपनीय सूत्रों से भी, और फोटोग्राफ से भी उसका उसी से मिलान हो रहा है। 2-3 अन्य सूत्रों से भी पता चला है कि वो रूपेश ही है। ये भी विस्तार दल का? हाँ जी, ये विस्तार प्लाटून 2 इनका विस्तार प्लाटून 2 से फॉर्मेशन जो खटिया मोचा वाले फॉर्मेशन में भी इनका दखल शुरू हुआ और नया दलम जो फॉर्म करने की इन्होंने कोशिश की थी पिछले 6-8 महीनों से इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इनका फ्लूइड है, कभी विस्तार प्लाटून 2 के साथ रहते हैं, कभी खटिया मोचा में चले जाते हैं, तो उस हिसाब से इनका फॉर्मेशन चल रहा है। ये खटिया मोचा का नेतृत्व कर रहा था। जी हाँ। गिरफ्तार नक्सली बादल को पकड़ने में एसओजी बिरसा टीम के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विपिन खलको, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, आरक्षक राजेश कौल, राजकुमार कौल, विवेक तोमर का योगदान रहा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर श्याम कुमार मरावी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर नक्सलियों द्वारा किए जा रही फायरिंग के जवाब में पुलिस पार्टी को कवर देते हुए उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जिले में तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी की चेन को रोकने सतपुड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 21 सितंबर सोमवार से मंगलवार व बुधवार 3 दिन लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को 16 सितंबर को आयोजित एक बैठक में समस्त व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी सहमति दी है, लेकिन इस बंद को लेकर कुछ संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। आज सतपुड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर से मुलाकात कर 3 दिवसीय लॉकडाउन की जानकारी दी। इस संबंध में सतपुड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। सरकार के अनलॉक के बाद से सभी तरह के व्यापारिक संस्थान, बाजार सहित अन्य संस्थान खुल गए हैं और लोग भी बिना रोक टोक के आवागमन कर रहे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण अब सामाजिक स्तर पर फैलने लगा है और इसकी चपेट में व्यापारिक वर्ग भी आ रहा है, जिससे सभी व्यापारियों को बैठक में बुलाकर सभी की सहमति से 3 दिन का बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर किसी से भी जबरदस्ती दुकान बंद नहीं करवाई जाएगी। लोग बंद में अपनी स्वेच्छा से ही शामिल हों। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से हर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं ही आगे आएं और स्वयं व परिवार के बचाव के लिए लॉकडाउन को समर्थन कर 3 दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, जिससे इस कोरोना की बढ़ती चैन को रोका जा सके। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक एसोसिएशंस की एक बैठक आयोजित की गई थी
और उस बैठक में करीब 150 से 200 प्रतिनिधि और व्यापारी उपस्थित थे। उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 21, 22, 23 तारीख को पूर्णतः शहर का व्यापार बंद रहेगा। इस सिलसिले में आज कलेक्टर साहब को सूचना देने हेतु हम यहाँ पे आए थे और हमने उस सूचना कलेक्टर साहब को दे दी है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन 21, 22, 23 सितंबर को शहर का पूरा व्यापार बंद रहेगा। कोरोना वायरस का जो फैलाव शहर में हो रहा है उसको रोकने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे आम जनता एवं व्यापारी एवं उनके परिवार बच सकें। ये बताइए, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस का विरोध भी हुआ रहा है और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। व्यापारी समुदाय से जुड़े हुए और आम नागरिक इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि विरोध क्यों किया जा रहा है। मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में व्यापारियों से कहा था कि यह किसी संस्था का या किसी व्यक्ति के स्वार्थ की बात नहीं है, ये समूचे व्यापारी समुदाय एवं जनता के हित की बात सोचकर हम लोग इस प्रयास को कर रहे हैं। हम चाहते थे कि उनका भी सहयोग हमको मिले। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। जब हमने मीटिंग की उसके पहले भी हमने उनसे संपर्क किया, मीटिंग होने के बाद भी हम उनसे संपर्क में रहे और लगातार हम उनसे संपर्क में बनाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बोलिए या किन कारणों से मैं नहीं जानता, वो शायद हमें सहयोग नहीं करना चाहते। तो फिर ये आपका लॉकडाउन फिर 3 दिवसीय कैसे सफल हुआ? हमारा प्रयास है इसको करने का। यदि विरोध हो रहा है तो ये व्यापारी वर्ग को समझना है कि विरोध जो हो रहा है वो उचित है या अनुचित है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट रहेगी और पंडाल का साइज अधिकतम 10 बाई 10 फीट रखने निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब हो कि गृह मंत्रालय से जारी आदेशानुसार प्रशासन को सभी मूर्तिकारों को तत्काल अवगत कराने का आदेश जारी करते हुए कहा गया कि प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट व उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों में गृह मंत्रालय भारत सरकार के 29 अगस्त 2020 व गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के 1 सितंबर 2020 के परिपत्रों के अनुसार 100 से कम व्यक्तियों में आयोजन किए जा सकेंगे। इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबे के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिमा विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा, जिससे विसर्जन स्थल पर भीड़ कम हो। विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति एवं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण के बचाव को लेकर झांकियों, पंडालों, गरबा विसर्जनों के आयोजन में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का उपयोग कर राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है। सितंबर माह में कोरोना के आंकड़े ने गति पकड़ी है। जिले में 17 सितंबर की देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 35 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 665 तक पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 35 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 35 मरीजों में लांजी तहसील के 10, बिरसा के 3 और किरनापुर तहसील के 5 मरीज शामिल हैं। साथ ही लालबर्रा के 7, बालाघाट के 6, लामता के 2, खैरलांजी का 1 और वारासिवनी का 1 मरीज शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 665 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 3 मरीज की मृत्यु हो गई है।
बॉर्डर एरिया पर बीते दिनों झामसिंह की मौत का मामला आदिवासी समाज के आक्रोश के बाद चर्चाओं में बना हुआ है। मामले की सीआईडी जांच प्रारंभ हो गई है और आदिवासी समाज न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में झामसिंह से जुड़े सवाल के जवाब में उसे ग्रामीण होना बताया है तथा उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के साथ ही नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की संभावना से भी इनकार किया है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र झलमला थाना जिला कवर्धा के आदिवासी ग्रामीण झामसिंह की बीते दिनों गोली लगने से मौत हो गई थी। उसकी मौत पर आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा था और बालाघाट मुख्यालय में आदिवासी क्षेत्र के 5 विधायकों और आदिवासी नेताओं ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक दिन पूर्व ही इस मामले की जांच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीआईडी को सौंपी गई है और सीआईडी ने बालाघाट जिले में पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मल्लाजखंड क्षेत्र के समनापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ और गिरफ्तार नक्सली बादल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी बीच झामसिंह की मौत को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झामसिंह का कोई नक्सली रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम उसे ग्रामीण ही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में 2 ज्ञापन आए हैं, लेकिन उसके परिवार के लोगों से मिलने का प्रयास किया गया, वो नहीं मिल पाए और न ही उन्होंने कोई शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मृतक का परिवार सीआईडी के समक्ष अपनी बातें रखें ताकि जांच आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि संबंधित थाने में इस प्रकरण में धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और सीआईडी की जांच हो रही है। पुलिस वर्तमान में जहां तक हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, हम झामसिंह को उस ग्राम का निवासी मान रहे हैं और इसके आगे हमें उनके बारे में और कोई तथ्य नहीं है, तो हम यहीं तक ही सीमित मान रहे हैं। वो संगम सदस्य नहीं था हमारे हिसाब से अभी तक नहीं। सीआईडी टीम सर कब तक पहुंचेगी बालाघाट? सीआईडी टीम पहुंच चुकी है और सीआईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। तो मामला चला गया। जी। सर खबर ये भी आ रही है कि मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस इस मामले में 3 दिन में प्रतिवेदन मांगा, जांच प्रतिवेदन। इसमें ये जो प्रोटोकॉल रहता है कि 48 घंटे में हमको प्रतिवेदन भेजना रहता है, तो वो प्रतिवेदन बालाघाट पुलिस की तरफ से भेजा जा चुका है और फिर उसके बाद 3 महीने में एक विस्तृत प्रतिवेदन जिसमें कि सभी चीज़ें होती हैं, सारी जो आपकी जांच प्रतिवेदन है या विवेचना कहाँ तक पहुँची है या यदि कोई जो आपकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है तो वो उसका क्या रिपोर्ट है, वो सभी रिपोर्ट्स 3 महीने का उसमें टाइम रहता है, तो उस समय में फिर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस में थाना गढ़ी में 302 का अपराध दर्ज है और उसमें ही विवेचना कर रही है। अब वो सीआईडी के पास है, तो उसमें वो 302 किसके द्वारा हुआ, किसकी गोली से हुआ, उसकी विवेचना में सामने आएगा। एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे 3 दिन के बंद का विरोध किया गया है। 3 दिन के बंद से कोरोना के मरीजों में कमी नहीं आएगी। उक्त बातें एआईएमआईएम पार्टी के जिला प्रवक्ता इकबाल शेख ने पत्रकार वार्ता में कही। इस दौरान इकबाल शेख ने कहा कि दिनों दिन कोरोना महामारी बढ़ रही है। 3 दिन के बंद से कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। दुकान बंद रहने से निचले तबके के व्यापारी को काफी फर्क पड़ेगा। देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बंद किया जाना उचित नहीं है। लॉकडाउन से गरीब मजदूर व छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी बंद का विरोध करती है। जो 3 दिन का लॉकडाउन या बंद का जो फैसला लिया गया है व्यापारी संघ के द्वारा, सतपुड़ा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जो बंद किया गया है, इसके पीछे मंशा क्या है कि कोरोना के जो संक्रमण बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग निकल रहे हैं। तो क्या 3 दिन में अगर हम कंटिन्यू बंद करते हैं तो क्या कोरोना संक्रमितों की संख्या में कुछ कमी आएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इस कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। और देश विदेश हर जगह आप देख लीजिए, इस चीज़ में किसी तरह का कोई रुकावट या कमी नहीं दिखी गई है। आज हर दिन जो है दिन प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में जो है कोरोना संक्रमित निकल। सामाजिक अव्यवस्था होगी वो इसलिए क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो व्यापारी जो बरसों से कस्टमरों से, ग्राहकों से पैसा कमा रहे हैं, वो अगर 30 दिन भी बंद रखेंगे तो उनका रोटी रोजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिन दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनकी आजीविका पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इस बंद का। भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत एल्मिको एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण समारोह का आयोजन जनपद पंचायत वारासिवनी के सभागृह में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा वारासिवनी खैरलांजी जनपद पंचायत के 19 हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विदित हो कि 27 सितंबर 2019 को शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के 25 हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल के लिए चयनित किया गया था। लेकिन लॉकडाउन के चलते इन पात्र हितग्राहियों का ट्राईसाइकिल का वितरण नहीं हो पाया था। ट्राईसाइकिल के लिए विधायक निधि से 7 लाख रुपए की राशि विधायक जायसवाल द्वारा शासन को दी गई है। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से सभी का चयन कर मोटराइज्ड साइकिल का वितरण किया गया है। सभी हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल मिलने के बाद काफ़ी सुविधा होगी, साथ ही पहले जैसे अब मेहनत भी नहीं लगेगी और कम समय में अपने कार्य को करने में सुविधा मिलेगी। सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से जिन हितग्राहियों का चयन नहीं हो पाया है, उनकी कोशिश रहेगी कि उन्हें भी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जल्द मिल सके। कार्यक्रम के दौरान वारासिवनी जनपद पंचायत प्रधान चिंतामन नकपुरे, मधु शुक्ला, जनपद सीईओ संजीव गोस्वामी, शैलेंद्र तिवारी, संतोष आड़े, रत्नेश मिश्रा, रिंकू चापूकर, मिलिंद नकपुरे, मोनू लिमजे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। बहुत सारे व्यक्ति मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लायक हैं, जो साधारण ट्राईसाइकिल उसके लायक है। सबका चयन किया जाता है और परसेंटेज के हिसाब से जिसके जो होता है उसको उस तरह की ट्राईसाइकिल दी जाती है। कार्य जो लोग मैं सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ और आशा करता है कि इस ट्राईसाइकिल से आपको शुरू करने का सौभाग्य होगा, लेकिन इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी और जीवन के प्रति आपका विश्वास, सरकार के प्रति विश्वास आपका और बढ़ेगा और आपका जो भी निजी कार्य है या गाँव का कुछ कार्य है, हमारे परिवार का कोई काम है, उसको आप और भी सुविधाजनक तरीके से कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त की राशि दिलाने की मांग को लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हितग्राहियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद करीब 2 वर्ष से तीसरी किस्त की राशि शासन द्वारा खाते में नहीं डाली जा रही है, जिससे मकान का कार्य अधूरा है और छत भी नहीं ढल पाई है। राशि नहीं मिलने से गरीब मजदूर झोपड़ी बनाकर व पॉलीथीन डालकर अधूरे मकान में ही रह रहे हैं। गत 1 दिन पूर्व तेज बारिश व आंधी के चलते पॉलीथीन उड़ गई, जिससे घरेलू सामान को भी नुकसान हुआ और बारिश में रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तीसरी किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली जाए। हितग्राही शबनम खान ने कहा कि सरकार द्वारा हितग्राहियों के खाते में करीब 2 वर्ष से तीसरी किस्त की राशि नहीं डाली गई, जिससे मकान निर्माण अधूरा है। सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में आवास योजना की राशि डाली जा रही है, जिससे उनके मकान का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तीसरी किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली जाए। हम लोग आवास योजना की तीसरी किस्त के लिए आए हैं, जो 2 साल से नहीं डल पाई है, और जो 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जो आवंटन हुआ है, अभी जो मोदी जी ने घोषणा किए हैं, कुछ दिन पहले संबोधन दिए हैं, लेकिन वो ग्रामीणों के लिए हो रहा है, लेकिन शहरों के लिए क्यों नहीं हो रहा है। गांव में तो बहुत सारे गांव में जो मकान बने हैं, उनके अभी मतलब निर्माण कार्य जो हुआ है वो पूरा हो चुका है आवास योजना का, और रिबन काटी जा रही है और उसका मतलब उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन शहरों में ये सब क्यों नहीं हो रहा है। शहरों की क्यों ऐसी कंगाल स्थिति है। नगर पालिका जाओ तो नगर पालिका से हमको भगाया जाता है, बोला जाता है कि नहीं अभी नहीं डली, जाओ। सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया जाता है तो सीएम हेल्पलाइन वाले बोलते हैं कि अभी निराकरण कर दिया जा रहा है। कितने साल से हमारे सीएम हेल्पलाइन में नगर पालिका में भी बोला जा रहा है कि अभी पैसे नहीं आए हैं, किस्त अपनी शिकायत वापस लो। सीएम हेल्पलाइन में भी बोला जा रहा है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करें, उग्र आंदोलन करें या फिर भूख हड़ताल करें। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सचिव जुबेदा अंसारी ने कहा कि आवास योजना की किस्त की राशि सरकार द्वारा नहीं डाली जाने से हितग्राही झोपड़ी बनाकर पॉलीथीन डालकर रहने मजबूर हैं। बारिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में किस्त की राशि नहीं डाली गई तो उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
इस योजना की 2 किस्त तो बराबर टाइम पे आ गई है, लेकिन तीसरी किस्त का 2 साल से कोई पता नहीं है। और दो किस्त के बाद में ऐसी गरीब जनता है ये जिनका खुद का पालन पोषण खुद स्वयं कर रहे हैं। अगर वो किराए का रूम ले सके तो इनकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो किराया निकाल सके। जैसे तैसे वो झिल्ली तना के तंबू बना के अपने बाहर रह रही थी, और जो कल सुबह जो तूफान आया उसमें उनकी झिल्लियाँ भी उड़ गई और सामान से भी अस्त व्यस्त पूरा समाप्त हो चुका है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द इनकी तीसरी किस्त डाली जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। AIMIM पार्टी के द्वारा नगर के वार्ड नंबर 3 में नगरपालिका द्वारा पानी निकासी के लिए नालियों की सुविधा नहीं किए जाने से गंदा पानी मोहल्ले में सड़कों पर जमा होने से विरोध जताया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर जमा हो रहा गंदा पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका को शिकायत की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर जमा हो रहे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका को शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में AIMIM पार्टी के मोहम्मद शेख ने कहा कि वार्ड नंबर 3 में पानी निकासी के लिए नाली की सुविधा नहीं होने से गंदा पानी जमा रहता है, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वालों को भी दिक्कतें होती हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका पानी निकासी की ओर ध्यान दे। हम लोग आज इसलिए आए थे कि यहाँ पर वार्ड नंबर 3 है ये, और यहाँ आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर कल सालों से पानी और कल नाली का पूरा अपने कल यहाँ आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। अपने कल कीचड़ भरे रहता है, और इसके चलते लोगों को और अपने कल मोहल्ले वालों को, और ये यहाँ पर अपने कल इस्लामिक अपने का मस्जिद है, इनको भी कहते नमाज पढ़ने में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। AIMIM पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाब शेख ने कहा कि पानी निकासी नहीं होने से गंदा पानी भरा रहता है। वार्ड नंबर 3 में ख्वाजा गरीब नवाज का मस्जिद है, जहां नमाजी लोग नमाज अदा करने जाते हैं, जिससे सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से दिक्कतें होती हैं। लेकिन नगरपालिका को इस बारे में कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क भी जर्जर हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, लेकिन सड़क निर्माण की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये सामने देखिए आप, ये पूरा पानी भर रहता है, गंदा पानी। यहाँ से नवाजी लोग आते जाते हैं, अगर ये पानी अगर उनके आंख में पड़ता है, उनके कपड़ों में पड़ता है, तो उनकी नमाज नहीं हो पाती। बहुत मुसीबत से यहाँ आना जाना कर रहे हैं, और अभी तक के नगर पालिका बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ शायद मेरे हिसाब से कई बार हो चुका है, यहाँ का न्यूज़ जा चुका है, मगर फिर भी नगर पालिका इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नगर पालिका से और शासन से कि ये वार्ड नंबर 3 हुआ, इस टाइप की इधर पे ऐसे इस टाइप का भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यही समझ में नहीं आया। और खैर अभी जैसे ये बोदा पालन रोड है, ये बोदा पालन रोड भी इतनी बदतर हो चुकी है कि उसमें ये समझ लीजिए कि गड्ढे, कीचड़, बारिश अगर आ जाती है तो वहाँ से लोगों का आना जाना और बच्चों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। कोई फैमिली वाला अगर गाड़ी लेकर जाएगा, उसको कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, और कोई भी उससे क्षति पहुँच सकती है, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बांधाटोला के जंगलों में हुई मुठभेड़, पुलिस नक्सली हुए आमने सामने। पकड़ा गया नक्सली बादल पर था 8 लाख का इनाम। बादल पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दर्ज हैं 17 अपराध। पुलिस अधीक्षक ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा 3 दिन का बंद, 21 से 23 तक रहेगी दुकानें बंद। संगठन ने बंद को लेकर दी कलेक्टर को जानकारी। व्यापारी स्वेच्छा से बंद करें दुकान। गृह मंत्रालय ने दुर्गा पूजा को लेकर की गाइडलाइन जारी। 6 फीट ऊंची प्रतिमा और 10 बाई 10 के पंडाल की होगी अनुमति। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। चल समारोह और गरबा की नहीं होगी अनुमति। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।